बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू बैरिस्टर कामरान इलियास लॉ चैम्बर। तो जी बड़ा एक दिलखराश वाक़या हुआ अभी रिसेंटली DHA लाहौर में, जहाँ पे एक बच्चे ने गाड़ी से टक्कर मार के एक फ़ैमिली के कुछ लोगों को हलाक कर दिया। बड़ी अफसोस हुआ जी इस बात के ऊपर। और उसके बाद खैर वो बच्चा अरेस्ट भी हो गया। लेकिन हम इसके ऊपर डिस्कस ये करेंगे कि उस बच्चे के ऊपर कानून कौन सा अप्लाई होगा। देखें, जब बच्चा कोई अरेस्ट होता है या वो कोई जुर्म सरजद करता है तो उसके लिए कानून दूसरा होता है, जबकि एक बालिग बंदे के लिए कानून डिफरेंट होता है। तो इसके अंदर एक बात तो आप लोग जानते ही होंगे कि उसके ऊपर ये डिस्कशन हो रही थी कि वो बच्चा 14 साल, कुछ लोग कह रहे थे कि वो बच्चा 14 साल का है, 15 साल का है, और दूसरी साइड पे पुलिस ये कह रही थी कि वो बच्चा 17 साल का है। अब ये बात वो क्यों डिटरमिन करना चाह रहे थे कि मतलब इन एजेस के ऊपर इतना ज़ोर क्यों दिया जा रहा था। इन एजेस पे ज़ोर इसलिए दिया जा रहा था कि जब किसी जुवेनाइल का केस ट्राई हो रहा होता है तो वो ट्राई होता है अंडर जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018। डेफिनेशन क्लॉज के अंदर जुवेनाइल की जो एज है वो 18 ईयर्स और लेस है। तो देखें, 17 साल हो या 14 साल, 15 साल हो, एजेस तो दोनों की मतलब जुवेनाइल के एक्ट के अंदर कवर हो जाती हैं। लेकिन बात यह है कि अगर तो बच्चे की एज 16 साल से कम है तो उसे हर केस के अंदर बेल मिल जाती है। लेकिन अगर बच्चे की एज 16 से 18 के दरमियान है तो उसके अंदर उसे नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर बेल नहीं मिलती। यही वजह थी कि उसकी एज की डिटर्मिनेशन की बात हो रही थी। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जी इस छोटे से व्लॉग में। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। और जल्दी से शुरू करते हैं जी। तो देखें, हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। बाकी तो काफ़ी ज़्यादा लेक्चर्स भी इसके ऊपर मौजूद होंगे यूट्यूब के ऊपर और मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर, और किताबों से भी आप देख सकते हैं। तो हम सिर्फ बुनियादी बातें करेंगे कि ज़्यादा आपका टाइम ताकि ना लिया जाए। तो जैसे कि मैंने कहा जी कि एज ऑफ जुवेनाइल होती है 18 ईयर्स। ये हम बात कर रहे हैं जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 की, जिसके मुताबिक जुवेनाइल्स का मतलब बच्चों का ट्रायल होता है। और ये इसके अंदर जुवेनाइल कोर्ट्स होती हैं बाकायदा जी। को हेड करता है सेशन जज हो सकता है, मैजिस्ट्रेट हो सकता है जिसके पास सेक्शन 30 के इख्तियारात हों, या फिर एडवोकेट जिसकी 10 ईयर्स की स्टैंडिंग हो कम अज़ कम। तो इनका इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन जो जुवेनाइल के केस में होती है, ये कम अज़ कम सब इंस्पेक्टर लेवल का ऑफिसर इसकी इन्वेस्टिगेशन करता है। और देखें, ये काम शुरू होता है आपका अरेस्ट से। अब जब कोई जुवेनाइल अरेस्ट हो जाता है और वो क्लेम करता है कि मैं जुवेनाइल हूँ, तो उसके बाद ये होता है कि अगर तो वो लग रहा है जुवेनाइल तो ठीक है, उसे भेज दिया जाता है प्रोबिशन ऑफिसर के पास। लेकिन अगर वो जुवेनाइल लग नहीं रहा तो इन दैट केस ये होता है कि उसकी एज की डिटर्मिनेशन होती है। वो डिटर्मिनेशन एज की कैसे होती है, उसके ऊपर बाकायदा उसके आप डॉक्यूमेंट्स के साथ वो डिटर्मिन कर सकते हैं, उसके मतलब स्कूल सर्टिफिकेट्स के साथ, कोई भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हों, बर्थ सर्टिफिकेट्स, उनके साथ। और उसके बाद आखिरी चीज़ होती है इसके कि मेडिकल एग्जामिनेशन, वो आखिरी चीज़ होती है इसमें। तो उसके बाद अगर ये डिटरमिन हो जाता है कि ये जुवेनाइल है तो फिर उसे प्रोबिशन ऑफिसर के पास भेजा जाता है और उसका ट्रायल फिर जुवेनाइल कोर्ट के अंदर चलाया जाता है। अदरवाइज़ उसका ट्रायल फिर बाकी जो आपकी आम कोर्ट है उसके मुताबिक होगा। देखें, ट्रायल का तरीक़ाकार तो वही है जिस तरह आपका CRPC के अंदर दिया गया है, और बाकी जिस तरह बेल की सेक्शंस मौजूद हैं, सारा कुछ है ना। अब हम बात करते हैं जी कि जुवेनाइल अरेस्ट हो गया यहाँ पे ना, उसका मतलब ये डिटरमिन हो गया कि ये जुवेनाइल है और उसे प्रोबिशन ऑफिसर के पास भेज दिया गया। तो उसके बाद जुवेनाइल के पास भी इख्तियार होता है बेल हासिल करने का। देखें, जो मैंने आपको जिस तरह के शुरू में बताया कि इधर दो कैटेगरीज़ हो गई हैं। एक तो जुवेनाइल जो कि 16 साल से कम उम्र के हैं, और दूसरे जो 16 से 18 साल की उम्र के हैं। 16 साल से कम उम्र के जो जुवेनाइल हैं उन्हें हर ऑफेंस के अंदर बेल दे दी जाती है, वो बेलेबल हो या नॉन बेलेबल हो, उन्हें बेल मिल जाती है। लेकिन उस सूरत में उन्हें बेल नहीं दी जाती कि अगर ये समझा जाए कि ये बाहर जाके दोबारा
मुजरमों के साथ कलूड कर सकता है या फिर इसकी अपनी जान को ख़तरा हो सकता है, कुछ ऐसे मामलात हों तो उसकी बेल रोकी जा सकती है। लेकिन जहाँ पे बात आ जाती है 16 से 18 साल के जुवेनाइल की, तो उसमें नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर बेल नहीं मिलती। मतलब मिल भी सकती है, ये डिपेंड करता है सर्कमस्टेंसेस के ऊपर, लेकिन मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि उसके अंदर बेल नहीं मिलती। जब आपका जुवेनाइल अरेस्ट होता है तो उसमें इन्फॉर्म करना होता है उसके गार्डियंस को इन्फॉर्म हो गया, फिर उसके बाद प्रोबिशन ऑफिसर के पास चला गया। फिर प्रोबिशन ऑफिसर का काम क्या होता है जी? प्रोबिशन ऑफिसर ने उसका प्रीवियस रिकॉर्ड देखना होता है, वो देखना होता है कि उसका उठना बैठना कैसा है, कहीं वो पहले तो कोई ऐसे जराइम नहीं सरजद कर चुका, और उसके अलावा बाकी उसके स्कूल रिकॉर्ड्स और इस तरह की सारी चीज़ें ये प्रोबिशन ऑफिसर ने चेक करनी होती हैं। फिर उसके बाद ये जो आपका इसका ट्रायल होता है ना जी, इसका टाइम पीरियड कानून के मुताबिक 6 महीने है कि 6 महीने के अंदर अंदर इस ट्रायल को कंक्लूड होना होता है। अगर ये 6 महीने में कंक्लूड नहीं हो सकता तो फिर एक्सटेंशन ऑफ टाइम के लिए हाई कोर्ट से इजाज़त लेनी पड़ती है, और अगर कोर्ट इजाज़त नहीं लेती तो फिर डेफिनेटली दूसरी पार्टी विक्टिम्स जो है वो इजाज़त ले सकते हैं हाई कोर्ट से एक्सटेंशन ऑफ टाइम के लिए। फिर दूसरी चीज़ आ जाती है, इसमें एक कॉन्सेप्ट है डाइवर्जन का। अब ये डाइवर्जन क्या होती है? ये डाइवर्जन विद द कंसेंट ऑफ विक्टिम पार्टी होती है। इसके अंदर ये होता है कि देखें, जुवेनाइल को रादर देन गेटिंग हिम इनटू अ ट्रायल और कोर्ट में ले जाने के बजाय ऑल्टरनेटिव्स देखे जाते हैं, कि जैसे कि प्रॉपर्टी रिस्टिट्यूशन हो गई, कि ठीक है जो प्रॉपर्टी उसने कोई हासिल की है अगर, तो वो उसकी वापसी हो गई। फिर उसके बाद आपके डैमेजेस डाले जा सकते हैं। फिर उसके बाद आपके ये हो सकता है कि माफ़ी तलाफ़ी करवा दी जुवेनाइल से और मामले को वहाँ पे ख़त्म कर दो, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गई। फ़ाइन हो सकता है। कम्युनिटी सर्विस कॉल दो कानून पाकिस्तान के अंदर, मतलब ये कानून तो है लेकिन ये प्रैक्टिस पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। फिर उसे प्रोबिशन ऑफिसर के पास भी भेजा जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस। और इसमें ये याद रखें कि डाइवर्जन जो है ये किसी भी स्टेज पे हो सकती है, ट्रायल के किसी टाइम भी ये किया जा सकता है। डाइवर्जन करता कौन है? ये करती है जनाब जुवेनाइल कमेटी। ये जुवेनाइल कमेटी ये कॉन्स्टिट्यूट होती है, इसके 4 मेंबर्स होते हैं। इन 4 मेंबर्स में कौन होता है जी? कि एक मैजिस्ट्रेट होता है सेक्शन 30 के इख्तियारात वाला, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, फिर उसके बाद आपका एडवोकेट हो जाता है जिसकी 7 ईयर्स ऑफ स्टैंडिंग होती है, और उसके बाद प्रोबिशन ऑफिसर हो जाता है जो कि ग्रेड 17 का ऑफिसर होता है। इन 4 लोगों से मिल के ये एक कमेटी बनती है जिसे कि जुवेनाइल कमेटी कहती है, और ये सेक्शन 10 के अंदर ये कमेटी मौजूद है। जुवेनाइल को लीगल सर्विस गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। स्टेट की जिम्मेदारी है कि जुवेनाइल को लीगल सर्विस प्रोवाइड करे। उसके लिए ऐसा एडवोकेट जिसकी स्टैंडिंग 7 ईयर्स की कम से कम है, वो उसका जुवेनाइल का लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है। यहाँ तक तो बात हमने कवर कर ली। आगे हम आते हैं कि ट्रायल के ऊपर, कि जुवेनाइल का ट्रायल कैसे होगा। देखें, जैसे कि हमें पता है कि वो तो होगा जुवेनाइल कोर्ट के अंदर ही, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ का बड़ा ख्याल रखा जाता है कि उस कोर्ट के अंदर कोई भी इररेलेवेंट पर्सन ना हो। इररेलेवेंट का पर्सन का मतलब ये है कि कोई मीडिया का बंदा या कोई ऐसे लोग के जो कि इस चीज़ को बाहर जाके मशहूर कर दें और उससे जुवेनाइल की बदनामी हो जाए। क्योंकि देखें, एक बंदे के ऊपर अगर स्टिग्मा लग जाए ना तो उसके लिए आगे जाके बड़ी प्रॉब्लम बन जाती हैं। तो मकसद बेसिकली ये है कि इन लोगों ने अल्टीमेटली इस माशरे का हिस्सा बनना होता है, तो इनके लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ कि ठीक है, अगर जुर्म सरजद हो गया है तो उसका मतलब उसके अंदर ऐसा कोई तरीक़ाकार अडॉप्ट किया जाए कि आइंदा वो ये जुर्म सरजद ना करे और एक अच्छा शहरी बन सके और कंट्रीब्यूट कर सके टुवर्ड्स द कंट्री। फिर इसमें ये हो जाता है कि आपके ट्रायल के अंदर सिर्फ पार्टीज़ जो कि इस केस की होती हैं वो उसके अंदर मौजूद रह सकती हैं। और उसके बाद आप अमूमन जुवेनाइल का ट्रायल अडल्ट के साथ नहीं किया जाता। अडल्ट का अलग ट्रायल होता है, जुवेनाइल का अलग होता है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हो जाते हैं जहाँ पे सपोज़ किसी अडल्ट ने जुवेनाइल के साथ मिल के कोई जुर्म सरजद किया है, तो उस केस के अंदर जुवेनाइल का ट्रायल अडल्ट के साथ हो सकता है। लेकिन
उसमें भी बड़ी एहतियात बरती जाती है कि उसे अडल्ट के साथ ना ही पेश किया जाए अदालत के अंदर। उसके अंदर ये है कि आप थ्रू वीडियो कम्युनिकेशन आप उसका वो बयान वगैरह ले सकते हैं जहाँ पे उसकी ज़रूरत हो ना। तो उसके बाद इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है सेक्शन 13 के तहत कि जुवेनाइल की आइडेंटिटी इसे डिस्क्लोज़ ना किया जाए, इसके ऊपर बड़ी एहतियात बरती जाती है। फिर उसके बाद प्रोबिशन ऑफिसर की रिपोर्ट, ये इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि ये प्रोबिशन ऑफिसर की रिपोर्ट से ही डिटरमिन होता है कि इसे सेंटेंस किस किस्म की देनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर तो सारा कुछ आ जाता है ना, उसका प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है और बाकी उसका उठना बैठना, वो सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद होती है रिपोर्ट के अंदर। सेंटेंस का जब ये मामला होता है तो ये आपके जुवेनाइल कोर्ट ही अवार्ड करती है, और इस सेंटेंस के बाद इस सेंटेंस के ख़िलाफ़ आप अपील कर सकते हैं। अपील होती है आपकी हाई कोर्ट के अंदर, और इसके अंदर आपका ये चीज़ भी याद रखें कि जुवेनाइल कोर्ट के अंदर से जो भी सज़ा होगी ना, उसके अंदर कोई इम्प्रिजनमेंट नहीं हो सकती, कोई आपको जिस्मानी पनिशमेंट नहीं हो सकती, उसमें कोई लेबोरियस वर्क नहीं करवाया जा सकता। अमूमन जुवेनाइल को हैंड कफ भी नहीं लगाए जाते, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत, जहाँ पे ये ख़तरा महसूस हो गई ये भाग जाएगा, तो उस केस में हैंड कफ लगाए जा सकते हैं। फिर अगर फ़ीमेल जुवेनाइल आ जाएं तो फ़ीमेल जुवेनाइल के बारे में थोड़ी सी और सख्ती है कि उसके अंदर किसी भी, मतलब उसमें तो आप ये कहें कि नो एप्रीहेंशन का वर्ड यूज़ किया गया है। फ़ीमेल जुवेनाइल को किसी भी मेल प्रोबिशन ऑफिसर के हवाले नहीं किया जा सकता, उसके लिए फ़ीमेल प्रोबिशन ऑफिसर होगी। और अगेन इसके अंदर जब इनका ट्रायल हो जाएगा तो उस ट्रायल के अंदर दो ही चीज़ें होती हैं कि या तो उसकी कन्विक्शन हो जाएगी, एक्विटल हो जाएगी। तो उसमें दोनों पार्टीज़ के पास इख्तियार है अपील का, कि दोनों पार्टीज़ ऊपर हाई कोर्ट के अंदर जाके अपील कर सकती हैं सेक्शन 417 के तहत। और ये उसके बाद एक और चीज़ जो कि इम्पॉर्टेंट है इस एक्ट के मुताबिक, कि किसी जुवेनाइल के ऊपर कोई स्टिग्मा नहीं लगेगा कि अगर उसका ट्रायल हुआ है तो ये उसके रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा कि कल को, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट जॉब्स हो गई, उसके अंदर अगर आपके रिकॉर्ड में कोई ऐसी कन्विक्शन है या कोई ऐसा मामला है तो वो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। फिर ट्रैवलिंग अब्रॉड में प्रॉब्लम हो सकती है, काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डिस्क्वालिफिकेशंस होती हैं। तो इसके अंदर फिर वो इसके अंदर इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि किसी चीज़ को, कोई चीज़ इसके ऊपर असरअंदाज ना हो आने वाली ज़िंदगी में। तो आज के लिए इतना ही जी। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आ गया हो तो आप लाइक का बटन प्रेस कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, शायद किसी को इसकी ज़रूरत हो और वो इधर से उनके इल्म में इजाफ़ा भी हो जाए। तो थैंक यू वेरी मच जी।